अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफ़ीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को बिल आखिर इजाज़त मिल गई और इस्लामाबाद में 8 सितंबर को एक बड़ा जलसा होने जा रहा है। यकीन तौर पे इस जलसे में पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से और ख़ुद इस्लामाबाद की आवाम जो है वो शिरकत करेगी। SOPs के साथ इजाज़त दी गई है। गो के रात गए जगह तब्दील की गई, लेकिन तहरीक इंसाफ इस पर भी मोतरज़ नहीं है और वो कहते हैं कि हम जो नई जगह है वहाँ पे भी जलसा करेंगे और जो सेट डिसाइड टाइम है उसमें ही जलसा होगा और उसमें यकीनी तौर पे ख़त्म होगा। तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियाँ क्या हैं, क्या तहरीक इंसाफ के अंदर चल रहा है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा नून लीग की जो स्ट्रेटजी है मुज़ाकरात के हवाले से, तहरीक इंसाफ से हो या फजल रहमान से हो, उसका क्या आउटकम आ सकता है और फजल रहमान साहब किस तरफ ज़्यादा जा सकते हैं। क्या फजल रहमान साहब तहरीक इंसाफ को एंगेज करेंगे या नून लीग की तरफ जाएंगे। और इसके अलावा अख्तर मेंगल साहब जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और अलविदा पार्लियामेंट कह के वो दुबई रवाना हो गए। अख्तर मेंगल साहब वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। शहर इक़्तिदार में एक बाज़ गश्त है कि एक इसराइली अखबार में एक आर्टिकल भी छपा है जिसमें ये कहा गया है कि शायद इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात को अज़-सर-नो बेहतर करने के लिए बानी तहरीक इंसाफ को किरदार अदा कर सकते हैं। गो कि जब वो हुकूमत में थे तो ऐसा काम नहीं हुआ, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जो 8 सितंबर का जलसा है इसके हवाले से गुफ्तगू करते हैं और इस्लामाबाद स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया मोहम्मद अहमद चट्टा साहब, रुकन कौमी असम्बली। इन्होंने इनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया चट्टा साहब टाइम देने का। सर, ये फरमाइएगा कि जो 8 सितंबर का जलसा है आपका, फाइनली इस्लामाबाद में जलसा होने जा रहा है, तो किस किस्म की तैयारियां हैं आपकी? जी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तैयारियां हैं। जिस किस्म की मोबिलाइजेशन मैं इस वक्त देख रहा हूँ पूरे पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, इसकी मिसाल नहीं पाई जाती। बल्कि जब लास्ट टाइम हमारा जलसा कैंसिल हुआ तो बड़ी ज़बरदस्त मोबिलाइजेशन थी। उस दिन भी 22 तारीख को मैं ख़ुद तरनौल चौक पहुँच गया हुआ था उस दिन, और जो मुझे नज़र आया था मैंने कहा कि आज तो एक आवाम का समंदर होगा यहाँ पर। तो आज जब मैं इस दफ़ा की तैयारियाँ देखता हूँ तो ये लास्ट टाइम से भी बढ़ के है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के तमाम जलसों का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। वहाँ स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, हालांकि वहाँ पर थोड़ी सी ऊंच नीच है जगह में, लेकिन आपको देखने में मिलेगा कि कहीं ज़रा सी भी जगह हुई तो वहाँ पर आपको लोग नज़र आएंगे। तो ये जो आपका टाइमिंग है जलसे का वही है जो टाइम आपका गवर्नमेंट से तय है उसी में आप ख़त्म करेंगे? कोई धरना शरना इसका तो मूड नहीं है? नहीं, ऐसी चीज़ तो कोई नहीं। ये हमारा जलसा है, ये हमारा जलसा है। हमें इसका बाकायदा NOC मिला है, हम उसके मुताबिक इसको लेके चल रहे हैं, परमिशन के साथ चल रहे हैं। छोटी मोटी रुकावटें तंग करने के लिए ज़रूर वो डाल रहे हैं। कभी कंटेनर रोक दिए सुबह एक दफ़ा, कभी एक दफ़ा रात को रोक दिए। फिर वहाँ पर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप गई और वो कंटेनर्स लेके आई बात करके वहाँ से, और इस वक्त वहाँ पर बड़ी ज़ोरों शोर से काम जारी है और उम्मीद करता हूँ कि रात को भी इसी तरीके से स्मूथली काम चलेगा इंशाल्लाह। ये फरमाइएगा कि आपने कहा कि जब 22 तारीख का जलसा था, आप लोग तरनौल पे पहुँच गए, तो पर्चे वर्चे तो नहीं हुए उस वक्त पहुँचने पे? और ये वो ऐसे तो सुना है कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आपके ऊपर काफ़ी सारे पर्चे हुए हैं। देखिए पंजाब के अंदर तो आपको पता ही है कि जिस किस्म की फस्ताइयत चल रही है, जो एक जाली मैंडेट वाली गवर्नमेंट वहाँ पर आई हुई है, आपके पास ही आपके सामने ही है। तो वहाँ पर तो हम 10 या 15 बंदे तहरीक इंसाफ के अपने घर से बाहर अपनी गली में भी जाते हैं तो उनके ऊपर बेचारों के ऊपर पर्चा हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने ये पोजीशन की हुई है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब की विजन के साथ ये आवाम खड़ी हुई है। आवाम की जो सोच है ना जी, उसको नहीं बदला जा सकता। तो जितने मर्जी FIRs दे दें, जो मर्जी कह दें, इंशाअल्लाह ताला हमारी कामयाबी होगी और लोग बिल्कुल घबराए हुए नहीं हैं। चट्टा साहब, आपका बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है, यकीनी तौर पे अभी भी है, होगा तहरीक इंसाफ के अंदर हमाद अज़हर साहब से। हमाद अज़हर साहब के पास एक बड़ी पोजीशन थी, सदर थे, रिज़ाइन कर गए, क्यों? नहीं, रिज़ाइन करके उनका रिज़ाइन खान साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया। ही स्टिल द प्रेसिडेंट पंजाब। तो वजह क्या बनी? वजह देखिए, हमाद अज़हर साहब ये समझते थे उस वक्त पे, जो उन्होंने अपने ट्वीट में भी इजहार किया था कि मेरे पास खान साहब का एक्सेस नहीं है। ऑब्वियसली हमाद अज़हर साहब के ऊपर बेशुमार मुश्किलात हैं इस वक्त, जिस तरह कि आपको पता है जितनी नंबर ऑफ़ FIRs दे दी गई हैं उनके ऊपर, और जिस तरह इस अरसा दराज में उनको टारगेट किया गया। तो इन सब मुश्किलात के अंदर, और आपको पता ही है वो अभी खुल के उस तरह मंजर आम के ऊपर नहीं है। तो इस सारी मामलात के अंदर बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें इंसान ने लीडर का कॉन्फिडेंस भी इंजॉय करना होता है, लीडर से इंस्ट्रक्शंस भी लेनी होती है। तो जब बंदा जो उसके जहन में बात होती है और अपनी बात क्लियरली पहुंचा ना सके और वो वापस रिसीव ना कर सके, ख़ुद जाके किसी भी चीज़ के ऊपर समझें एक्सप्लेन ना कर सके, तो फिर उसमें थोड़े से इश्यूज़ आते हैं। तो इस सूरत हाल में उस वक्त हमाद साहब समझते थे कि मैं थोड़ा सा एक
कदम स्टेप बैक कर दूं, जिस सूरत हाल में मैं ख़ुद भी बाहर जाके उनको नहीं मिल पा रहा। तो उनका बेसिकली ये सोच थी इस सारे सिलसिले के पीछे। बट जब उनका रेजिग्नेशन खान साहब को पास गया तो खान साहब ने कहा कि जी इस मुश्किल वक्त में जितने ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने पंजाब को लीड किया है मुश्किल हालात में, तो खान साहब ने कहा कि ये जिम्मेदारी वही निभाएं हमारे। तो अभी जो है पंजाब के जितने पार्टी के अमूर हैं, मामलात हैं, वो सारे हमाद अज़हर साहब उसमें मुशावरत में शामिल हैं जी बिल्कुल, उनकी इंस्ट्रक्शन से हो रही हैं। जी हमाद अज़हर साहब ही देख रहे हैं पंजाब के सारे ओवरऑल पंजाब के मामलात वो देख रहे हैं, उनके नीचे रीजन्स भी आगे में, और आगे फिर जिस तरह डिस्ट्रिक्ट्स और इस तरह करके सिलसिला चलता है इस तरह चल रहा है। अच्छा, एक और मामला कि 8 सितंबर को जलसा होने जा रहा है। बड़ी काविश और कोशिश के बाद आपको परमिशन मिली, और ये भी अलमिया है कि जमहूरी हुकूमत में इस तरह मुश्किल एक जलसे की परमिशन मिलना, लेकिन आपके सेक्रेटरी जनरल साहब का इस्तीफ़ा सामने आ जाता है। तो ये डीमोरलाइज नहीं हुए होंगे लोग कि ये एक नई डिबेट शुरू कर दी है? ये इस्तीफ़ा अगर था 2-4 दिन बाद दे देते। देखें हमारा आज़म बुलंद है, हमारा मिशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। खान साहब ने इस जलसे के जो नुकात हमें दिए में, खान साहब की रिहाई, हकीकी जमहूरी को वापस लाना, ये तो जाली मैंडेट वाले ना जी सारे। हमारा मकसद तो ये है कि हमारे जो असल रिजल्ट हैं, जो फॉर्म 45 पे असल लोग जीते हुए, इस मैंडेट को वापस दिया जाए। जो मैंडेट चोर हैं इनको गवर्नमेंट छोड़नी चाहिए, फ्रैंक सी बात है, क्योंकि इनका हक नहीं बनता, आवाम ने इनको वोट नहीं दिए हुए। सो हमारा जो खान साहब की रिहाई और ये जो हमारा मैंडेट है इसकी वापसी, ये जो हमारा एक मिशन है उसके हवाले से और पब्लिक की मोबिलाइजेशन का, ये जारी और सारी रहेगा इंशाल्लाह ताला। और इसमें हमारा आज़म बुलंद है। उमर अयूब साहब के इस वक्त इस्तीफ़े से या किसी, ये इस्तीफ़ा एक्चुअली कुछ दिन पहले उन्होंने दिया था, उन्होंने पहले भी एक दफ़ा दिया था, बिकॉज खान साहब ने वापस कर दिया था। जो खान साहब ने वापस कर दिया था, जिस तरह कि आपको पता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन का भी एक बहुत बड़ा किरदार होता है पार्लियामेंट में, बड़ा सारा होमवर्क होता है, बड़ी सारी एफर्ट चलती है उसमें। प्लस उमर अयूब साहब के ऊपर भी जिस तरह आपको पता है 60-70 से ज़ायद FIRs हैं, डेली उनको किसी ना किसी कोर्ट के बाहर होना होता है। तो इसलिए वो चाहते थे कि मैं जो भी ड्यूटी परफॉर्म करूँ वो एक बेस्ट पॉसिबल अंदाज में परफॉर्म करूँ। और उन्होंने जो भी ट्वीट किया उसमें जो भी नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल आएंगे उनको बेस्ट ऑफ लक भी विश की, और एक बड़े पॉजिटिव माहौल से लेके गए। कोई ऐसा जिसको आप कहते हैं ना कि जी मोमेंटम में कोई कमी या कोई ऐसी चीज़ जलसेगाह में मुझे नहीं नज़र आ रही। अच्छा, ये एक गुफ्तगू है, हो सकता है गलत हो सकता है ठीक हो, कि चूँकि उनके साथ एक मिसबिहेव किया गया था कचहरी में, उसके बाद ये तय पता लगा कि शायद वो कुछ लोग जो है वो शेर अफजल मरवत साहब के लोग थे। उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में भी कहा कि मेरे साथ जो मिसबिहेव किया गया उसके हवाले से कोई चीज़ कंक्लूड नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं जी शेर अफजल मरवत साहब को दोबारा पार्टी में लेने से उनकी कोई हार्ट बर्निंग हुई हो और उसकी वजह से उन्होंने की हो? नहीं, मैं नहीं समझता ये बातें और ये वाएँ हैं, बिकॉज जो भी फैसला हमारी पार्टी में होता है वो खान साहब की डायरेक्शन से होता है। तो ऐसी बात नहीं है। जो पहले खान साहब ने ही डायरेक्शन दी थी शेर अफजल मरवत साहब के मुतलका, उसी के ऊपर अमल दरामद हुई थी। कोई पार्टी के विद इन द पार्टी स्ट्रक्चर को ऐसा मामला नहीं है। और जो अब वापसी हुई वो भी खान साहब की डायरेक्शन से हुई। तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि खान साहब से जो भी कोई ऐसी बात होती है, तो जितनी देर अपना उमर अयूब साहब सेक्रेटरी जनरल थे, हर चीज़ उन्होंने खान साहब की डायरेक्शन से की। इसके अंदर कोई दूसरी बात ऐसी राय नहीं है। तो आपस में उसके बाद मैं कई मीटिंग्स में बैठा हूँ जिसमें शेर अफजल साहब भी थे, उमर अयूब साहब भी थे, और बड़ी कॉर्डल तरीके से गुफ्तगू चली और कोई ऐसा पर्सनल बात नहीं नज़र आई। और वैसे भी देखे ना जी, जब आपका असल चीज़ होता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका नज़रिया, आपके लीडर का पॉइंट ऑफ व्यू, इमरान खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू, उनका नज़रिया। सो जब आप एक नज़रिए से चल रहे होते हैं, फिर ये पर्सनल छोटी मोटी चीज़ें मैटर नहीं करती, फिर आपका लार्जर कॉज जो है वो मैटर करता है। चट्टा साहब, ये मेरे प्रोग्राम में ही शौकत बस्सा साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ इस पर सोच रही है कि इस्लामाबाद के जलसे के बाद लाहौर में भी आपका एक बड़ा जलसा होना है, और उसके बाद कोई लॉन्ग मार्च का प्लान कर रहे हैं और अडियाला जेल के सामने कोई धरने का प्लान कर रहे हैं, और वो धरना उस वक्त तक चलेगा जब तक बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई नहीं हो जाती। देखिए, बाकी बातें तो भी प्रीमेच्योर है, लेकिन हम जलसों का सिलसिला ज़रूर शुरू करना चाहते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली हमारा हक है, हमारा जमहूरी हक है कि हम हर जगह जलसा कर सकें। हम एक रिकग्नाइज्ड पार्टी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये रिकग्निशन दी, इलेक्शन कमीशन ने अब इसको रिकग्नाइज़ किया हुआ। हम एक रिकग्नाइज्ड पार्टी हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा पाकिस्तान की बिलाशुबा सबसे बड़ी पार्टी और पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर की ये पार्टी है इमरान खान की। तो हमें क्यों नहीं जलसे करने, हमने करने, हर जगह करने, और इंशाअल्लाह ताला हम ये जलसे करने का अपना हक हासिल करेंगे। और हमारे शो हर जगह जितनी मर्जी रुकावटें पैदा कर ली जाए, ये तारीखी शो होंगे इंशाल्लाह। लाहौर में भी जलसे की आपकी बिल्कुल इंटैक्ट है, डेट्स वगैरह और अरेंजमेंट वगैरह कोई इशू नहीं है? देखिए, ऑब्वियसली हमारी पहले फोकस है ये जो अभी कल का जलसा है 8 तारीख का,
ये अल्लाह ताला खैर खैरियत से गुजारे। ये एक ज़बरदस्त शो होगा, इससे हम मज़ीद मोमेंटम गेन करेंगे और अब हम नेक्स्ट जलसे की परमिशन की तरफ हम मूव कर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और मुझे उम्मीद है कि वो भी हम हासिल करेंगे। चट्टा साहब, नैब तरामीम के हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। गो के बानी तहरीक इंसाफ का स्टैंड बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो समझते थे कि ये नैब तरामीम जो PDA के दौर में हुई हैं, वो नैब तरामीम टर्न डाउन होनी चाहिए ताकि एहतसाब हो सके। वो नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो उसमें बानी तहरीक इंसाफ की जो पटिशन थी वो मुस्तरद कर दी गई। अब वो नैब तरामीम चूँकि बहाल हो गई हैं, तो बानी तहरीक इंसाफ के जो केसेस हैं उनके ऊपर भी उसका इतलाक हो सकता है। तो क्या उससे उनका वो फ़ायदा लेंगे ताकि चीज़ों को ईज़ आउट करके अपने केसेस से बाहर निकल सके? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो खान साहब की इसके बारे में ओपिनियन थी वो तो आप सबको पता है ऑब्वियसली एज इट इज़, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इस पर मैं तो इतना कहूँगा कि जी इस पर प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू तो अभी हमारे जब वकला जाएंगे वो वहाँ से उसके हवाले से लेके आएंगे, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दी और अब ये कवानीन ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, तो इसमें अब जो भी बात है, जो भी इसमें रूल्स अप्लाई होंगे वो तो सबके लिए अप्लाई होंगे ना जी। ये तो नहीं हो सकता कि नैब तरामीम के जो कवानीन है उसमें खान साहब को किसी और तरीके से जज किया जाए और बाकियों के किसी और तरीके से जज किया जाए। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो उसमें उसी एक ही सांचे में से सबको गुजरना होगा। और अच्छा, ये एक और बात बताइएगा, चूँकि आप जब अपनी पार्लिमानी पार्टी में बैठते होंगे, गुफ्तगू होती होगी, तो फजल रहमान साहब के साथ जो मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ के इनिशिएटिव लिया और चल रहे हैं, वो आपको कंक्लूड होते हुए नज़र आ रहे हैं या अभी फजल रहमान साहब भी थॉट प्रोसेस में है और तहरीक इंसाफ भी थॉट प्रोसेस में? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक जो मुलाकातें हो रही हैं एक अच्छे माहौल के अंदर हो रही हैं, बिकॉज़ जो एक पॉइंट ऑफ व्यू जिसको सामने रखा जा रहा है वो हकीकी जमहूरियत और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये बातचीत सारी चल रही है आगे। तो इसमें अब देखिए अल्टीमेटली फ़ैसला कि इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खड़ा होना है कि नहीं होना, ये तो अब मौलाना साहब का अगले कुछ दिनों के अंदर आपको पता चल जाएगा और इससे वाज़ेह हो जाएगा कि उनका स्टांस अल्टीमेटली क्या है। मेरा ख्याल है कि तमाम मामलात के लिए अगले हफ्ते से 10 दिन जो हैं इन सारी चीज़ों के अंदर बड़े क्रिटिकल दिन हैं और मामलात बड़ी तेज़ी से चलेंगे। ये आप अपने इत्तेहाद की बात कर रहे हैं या ये हुकूमत के हवाले से भी बात कर रहे हैं? मैं ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिस्टम की, एक पॉलिटिकल सिस्टम की तो नहीं मैं ये बात कर रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इत्तेहाद के हवाले से भी और जो एक ओवरऑल सिचुएशन बिल्डअप हो रही है उसके हवाले से भी अगले, क्योंकि आपको पता ही है कि कई सारे फैसले जो हैं अभी आने वाले हैं जिनकी मज़ीद क्लैरिटी है। जिस तरह जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था तहरीक इंसाफ के हवाले से, हमारी जो स्पेशल सीट्स के हवाले से जो फ़ैसला था, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां ख़त्म होने को हैं जिस तरह के आपको पता है। तो ये आइंदा आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें सियासी तौर पर मंजर आम के ऊपर आएंगी, जिसके अंदर ऑब्वियसली इसके हवाले से जो इन्होंने रिव्यू फाइल किया हुआ है वो भी अब लगने के आगे चांस होंगे। तो ये चीज़ एक, उसकी क्लैरिटी, तो बड़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो एक सियासी तौर पे आपको नजर आएंगी होते हुए इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। बड़ा क्रिटिकल टाइम है मेरा ख्याल है। चट्टा साहब, एक चीज़ है, आज एक आर्टिकल सामने आया कोई इसी इसराइली अखबार में कि जी बानी तहरीक इंसाफ बड़े मौजू शख्स हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, कि वो इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात का असर नो जायज़ा ले सकते हैं। अब उस आर्टिकल के ऊपर एक नई डिबेट शुरू हो गई है। आप चूँकि बानी तहरीक इंसाफ की थॉट से वाकिफ़ हैं, आप उनसे मिलते भी होंगे, उनसे आपका इंट्रैक्शन भी है, आप उस आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे? मैं तो समझता हूँ कि जिसने भी ये आर्टिकल रखा है उसको खान साहब के बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरा ख्याल है जितने खान साहब का सख्त स्टांस है इजराइल के बारे में, मेरा तो ख्याल है कि और किसी का भी नहीं है। यहाँ पर हमारे जितने भी मेन लीडरान देख रहे हैं, जिस तरह का सख्त स्टांस उनका है और किसी का भी नहीं है। और जो कुछ इस वक्त गाज़ा में हो रहा है और जो कुछ इजराइल कर रहा है, बतौर एक पाकिस्तानी, बतौर एक मुसलमान, कोई ऐसा मुसलमान लीडर नहीं है जो कि उनकी किसी भी बात को या ऐसी चीज़ को तस्लीम कर सके। तो खान साहब का तो पहले भी पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर था कि कभी भी इजराइल को तस्लीम नहीं कर सकते, क्योंकि जो फ़लस्तीन का मामला है वो हमारे लिए प्रायोरिटी है, और जब तक कि ये मामला एमिकेबली उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं रिजॉल्व हो जाता तब तक इजराइल को तस्लीम करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और जो इस वक्त जिस किस्म का वो जेनोसाइड कर रहे हैं, इसमें तो दूर दूर तक ये सोच भी नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अहमद चट्टा साहब ने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, मोहम्मद अहमद चट्टा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक से वापस आएंगे तो मुस्लिम लीग नून की शिजरा मनसब अली खान हमारे साथ होंगी, उनसे आजकल के जो सियासी सूरत हाल उन पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन।
नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली शिजरा मनसब अली खान साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे जो आजकल की सियासी सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया शिजरा साहिबा टाइम देने का। ये फरमाइएगा कि नून लीग मुज़ाकरात के हवाले से, बिलखसूस तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हवाले से तकसीम नज़र आती है। ये सिर्फ गुफ्तगू है या वाकई ही नून लीग के अंदर एक ऐसी डिवीज़न है कि कुछ लोग चाहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तमाम सियासी जमातों से होने चाहिए बाशमूल तहरीक इंसाफ, और कुछ लोग चाहते हैं नहीं होने चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, नून लीग एक जमहूरी जमात है। ज़ाहिर है कुछ लोगों के अपना ओपिनियन हो सकता है और कुछ लीडरान का ये ओपिनियन है कि इस वजह से नहीं होने चाहिए इनसे मुज़ाकरात, क्योंकि इनकी किसी भी बात पे आप एतबार नहीं कर सकते। और ये चीज़ ये बारहा एक प्रूव कर चुके हैं। एक बात हो जाती है, एक चीज़ पे आप जब आ जाते हैं कि ठीक है ऐसे होगा, अगले दिन एक यू टर्न हो गया होता है। तो उस हवाले से वो समझते हैं कि इनकी बात पे एतबार नहीं किया जा सकता। बहरहाल हम क्योंकि एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं और जमहूरियत में हम समझते हैं कि जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए ये ज़रूरी है कि तमाम जितनी भी सियासी कुव्वतें हैं वो बात करें और बात की टेबल पे आए। इस बुनियाद के ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह चुके हैं कि मैं तमाम सियासी जमातों के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। सवाल ये है कि जैसे कि इनके अपने साबिक़ा सेक्रेटरी जनरल, क्योंकि उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया, उमर अयूब साहब ने कहा कि वो कंडीशंस रखना शुरू कर देते हैं। अब कंडीशंस तो इंसान तब रखता है जब किसी और सियासी जमात को कोई मजबूरी हो आपसे बात करने के लिए। देखिए, हुकूमत की कोई मजबूरी नहीं है इनसे बात करना। हुकूमत सिर्फ जमहूरियत की खातिर या जमहूरियत के इस्तेहकाम की खातिर ये समझती है कि सियासी कुव्वतों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। अगर ये कहें कि हमें एनआरओ दे दें, तो एनआरओ हम इनको नहीं दे सकते। जो इनके ऊपर इल्जामात हैं, चाहे वो करप्शन के हों, चाहे वो 9 मई के हों, उनका सजा इनको भुगतनी पड़ेगी इनके लीडर को। शिजरा साहबा, आपकी गुफ्तगू से तो मुझे ये लगा कि बानी तहरीक इंसाफ या उनकी जमात के अकाबरीन आपसे एनआरओ मांगते फिर रहे हैं, मांग रहे हैं। तो माजी में जिस तरह ये कहते थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मुझसे एनआरओ मांग रही है जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और मेरी हुकूमत चलने नहीं दी जा रही, आज वो आपसे एनआरओ मांग रहे हैं, मकाफात अमल का शिकार है? बिल्कुल मकाफात अमल तो है, और हमने तो कभी एनआरओ न मांगा, ना ही कभी कहा कि हमें कोई एनआरओ दे। वो तो इनकी अपनी एक तख्लीक थी, अपना तखय्युल था कि जी एनआरओ मुझसे मांग रहे हैं, लेकिन खुद ये असल में एनआरओ मांग रहे हैं। और एनआरओ क्या होता है? जब ये इस चीज की शर्त रख दें कि मुज़ाकरात करने के लिए हमारी शर्त ये है कि हमारे तमाम मुकदमों से हमें बरी कर दिया जाए, तो यही तो एनआरओ है। और ये एनआरओ इनको नहीं मिल सकता, ना ही हुकूमत ये समझती है। किसी को भी कोई शख्स कानून से, आइन से मावरा नहीं है। अगर कोई भी शख्स होगा जिसने अगर कोई ऐसी चीज की है जो उसके खिलाफ प्रूव हो जाती है, जिसके सबूत मिल जाते हैं, शवाहिद मिल जाते हैं, तो उसकी सजा तो हर इंसान को भुगतनी पड़ेगी। तो उसके अलावा अगर इनकी जमात एक पीसीआई ये समझते हैं कि हमारी बहुत बड़ी जमात है, अगर वो बैठ के हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहती है अवाम की खातिर, अवाम के मसाइल की खातिर, जमहूरियत के इस्तेहकाम की खातिर, पार्लियामेंट की मजबूती की खातिर, तो उसके लिए हम बिल्कुल इनसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ये कहें कि हमारे सारे मुकदमे माफ कर दिए जाएं वन डे, तो वो पॉसिबल नहीं है। शिजा साहबा, ये फरमाइएगा कि मुज़ाकरात की बात अगर हो रही है तो क्या नवाज शरीफ साहब खुद तहरीक इंसाफ से बराह रास्त मुज़ाकरात के हामी हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने, ही इज अ स्टेट्समैन, उनका विजन बहुत बड़ा है, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। 3 दफा वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और मियां नवाज शरीफ साहब ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। जब उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ मीसाक जमहूरियत किया, तो इसीलिए किया कि मुल्क की जो जमहूरियत है उसको मजबूत किया जा सके, ताकि हमारी जो फेडरेशन है वो एक मजबूती के साथ आइन के दायरे, आइन के हिसाब से आगे चल सके। तो उस विजन के को मद्देनजर रखते हुए मैं समझती हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि जितनी भी सियासी कुव्वतें हैं वो आपस में बातचीत करें।
लेकिन ये नहीं कि वो बराह रास्त कोई बातचीत उन्होंने करने के लिए कहा है या वो करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं। बट इन अ लार्जर विजन वो ये जरूर समझते हैं कि सियासी कुव्वतों को आपस में बातचीत करनी चाहिए, आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए। और हम जब अपोजिशन में थे हमने तभी भी यही समझा, ये जब हुकूमत में थे इन्होंने तभी भी ये नहीं माना, अब ये जब ऑपोजिशन में है ये अभी भी यही कह रहे हैं कि हमने आर्मी से बात करनी है, हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। और एक तरफ ये कहते हैं हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, दूसरी तरफ ये उसी आर्मी को अपने सोशल मीडिया के ऊपर बदनाम करने की कोशिश करते हैं, अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं। और इनके ऑफिशियल हैंडल से और इनके जो ओहदेदारान हैं उनके ऑफिशियल हैंडल से आप देखें कि तमाम इदारों को, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो अफवाज हो, उनको अंडरमाइन करने की कोशिश करते रहते हैं। और इनको सिर्फ ये जी शेर साहब ये फरमाइएगा कि नवाज शरीफ साहब के बारे में ये भी गुफ्तगू है शहर इक़्तिदार में, आपके कानों तक भी पहुंची होगी, वो शायद चेकअप के लिए लंदन जाना चाह रहे हैं, इसमें कोई सदाकत है और कब जा रहे हैं? देखिए हमारे तक तो अभी तक ऐसी कोई इत्तला नहीं आई मुसद्दिका कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई प्लान बना लिया है या उनकी कोई डेट्स उन्होंने ऐसी बना ली है। अगर ऐसे कोई बात हुई भी तो ये एक उनकी नॉर्मल रूटीन जो चेकअप होता है जो कि हर साल कराते हैं। वो उनके जो मॉलेज हैं लंदन में, उनकी कुछ कॉम्प्लेक्स मीडिया से ये मिल रही है। अच्छा ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुज़ाकरा यकीनी तौर पे हुकूमत के चल रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब खुद गए हैं मौलाना फजल रहमान साहब से मिलने, सदर पाकिस्तान गए हैं उनके पास, तो मौलाना फजल रहमान साहब को राज़ी करके हुकूमत का हिस्सा बना लिया जाएगा या फजल रहमान साहब तहरीक इंसाफ के साथ अपना वज़न डाल के और तहरीक चलाएंगे अपोजिशन में बैठ के? मौलाना साहब एक बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं और उनकी स्ट्रगल बहुत लंबी है जमहूरियत के लिए। और हमेशा आपने देखा कि उन्होंने इस दफ़ा ये कह दिया कि वो अगर कहीं बाहर आएंगे, अगर एहतजाज करेंगे, तो अगर कुछ जलसा करेंगे तो वो खुद सिर्फ अपनी जमात के लिए करेंगे, वो किसी से इस्तेमाल होने के हक में नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि मुल्क को जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ेगी वो वहाँ पे ज़रूर मुल्क के लिए हाजिर हैं। यानी कि इसका मतलब मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट में जहाँ जहाँ वो समझेंगे कि कोई ऐसे बिल्स या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुल्क के मफाद में हैं, जो कि जमहूरियत के मफाद में है, तो वो ज़रूर हुकूमत के साथ कोऑपरेट करेंगे। और जैसे कि उन्होंने हमेशा ये किया और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं समझती हूँ वो कभी भी किसी ऐसी जमात के साथ लॉन्ग टर्म नहीं चलेंगे जिसका कि मौक़िफ़ सिर्फ इंतशार, बदअमनी और तज़ाद और तसादम के सियासत। अच्छा शिजरा साहिबा, चूँकि आप एक हलके को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आवाम के पास जाती हैं, मिलती हैं, नून लीग ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, हुकूमत भी बनाई, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से भी पीछे लेके आए और ये तमाम शराइत पूरे किए कि IMF से हमारी डील मिच्योर हो जाए। लेकिन IMF से अभी तक डील भी मिच्योर नहीं हो रही और महंगाई भी सर पे है। तो ये क्या रुकावट क्या है कि आवाम के से भी परेशानी का सामना है अरकान असम्बली को, चूँकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और IMF भी हमें पैसे नहीं दे रही? जी देखिए, हमने एक बहुत मुश्किल वक्त पे हुकूमत संभाली, जबकि पिछली हुकूमत जो गई थी PTI की, उन्होंने ऐसा वक्त ले आए थे कि पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के खुदा न खास्ता दहाने पे आ गया था। उसको डिफ़ॉल्ट से निकालना एक बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन आपने देखा कि अब हमें उसके मुस्बत नताइज नज़र आना शुरू हो गए हैं। इन्फ्लेशन रेट पिछले 3 साल में पहली दफ़ा सिंगल डिजिट पे आ गया, 9.6% इन्फ्लेशन रेट आ गया है। डॉलर भी अब मुस्तहकम है, रुपए की कीमत मुस्तहकम है। और अब हम इस चीज़ की तरफ कोशिश कर रहे हैं कि ग्रोथ की तरफ जाएं, ट्रेड को बेहतर करें, दरामदात बेहतर करें। तो ये बेहतरी की सूरत हाल आना शुरू हो गई। अशाए खुर्दोनोश की जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4.कुछ% हो गया है। IMF के साथ हमारी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुकी है, तो हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह इस महीने के एंड तक IMF के साथ एग्रीमेंट जो है हमारी पूरी हो जाएगी। कुछ थोड़ा सा लोन का मेरा ख्याल है उसमें था जो हमने लेना था, वो अभी हो रहा है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो हो जाएगा चंद दिनों के अंदर। तो IMF की एग्रीमेंट पूरी हो जाएगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है
उसकी जो महंगाई बेशक से बहुत इस वक्त आवाम के ऊपर मुश्किल रही, आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। मूडीज ने, फिच ने, ऐसे जो आलमी इदारे हैं, उन्होंने भी हमारी रेटिंग बेहतर कर दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब डिफॉल्ट के रिस्क पे नहीं है, और उन्होंने एक हमें पॉजिटिव आउटलुक दिया है, जिसका मतलब है कि जिस सिम्त पाकिस्तान चल रहा है, जहाँ पे कि माशी बहाली की तरफ चल रहा है, तो ये अब इसी तरीके से सफर इंशाल्लाह जारी रहेगा। जो मैं जो समझती हूँ कि इस जो इक़दामात हुकूमत ने किए महंगाई को ग्रेजुअली कम लाने के लिए, आपकी हल्के की आवाम हो या आम पब्लिक हो, आप उनसे इंटरेक्शन करती हैं चीज़ें, तो उनमें कोई ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट आना शुरू हुआ है? वो आपकी इस एफर्ट को पब्लिक अप्रिशिएट करना शुरू हो गई है? देखिए, एक तो जो बिजली की कीमतों में वफाक ने भी और पंजाब ने भी सब्सिडी दी, जिससे कि इस दफा के लोगों ने अपने बिल आके हमें दिखाए, उनके बिल तकरीबन हाफ हो गए थे। कोई ऐसा चेंज आहिस्ता आहिस्ता आवाम को ये फीलिंग जरूर आ रही है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा अच्छे इकदाम कर रही हैं, सेहत के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, स्कूल्स के हवाले से हो, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, तो आवाम को ये कम से कम मैं समझती हूँ एक तसल्ली जरूर है कि हमारे जो सीएम पंजाब हैं या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस तरफ कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो फोकस है वो आवाम को रिलीफ देना, आवाम के लिए बेहतरी लाना है। तो यहाँ इस हद तक जरूर आवाम को एक नजर आ रहा है। पेट्रोल की कीमतें भी आपने देखा कि सस्ती हो रही हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें बेहतरी की तरफ जरूर जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिजरा मनसब अली खान साहिबा, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, शिजरा साहिबा की आपने गुफ्तगू सुनी। उनका कहना यह है कि अवाम इस हद तक मुतमईन ज़रूर है कि सीएम पंजाब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी एफ़र्ट एक राइट डायरेक्शन में है और आहिस्ता आहिस्ता आवाम की जो ज़िंदगी है वो बेहतर होना शुरू हो गई है, उनको आसूदगी का एहसास होना शुरू हो गया है। और अगर यही पॉलिसी कंटिन्यू रही तो बेहतरी के इम्कानात वाज़े तौर पर सामने आना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक से वापस आएंगे तो बलोचिस्तान की जो सूरत हाल है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि बलोचिस्तान में ऐसा क्या हुआ कि अख्तर मेंगल साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ा, पार्लियामेंट के फ्लोर को छोड़ना पड़ा। और सनाउल्लाह बलोच साहब हमारे साथ होंगे BNP मेंगल के, उनसे अंदर की बात करने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में सनाउल्लाह बलोच साहब सेनेटर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं BNP मेंगल के, इनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया टाइम देने का बलोच साहब। सर, ये फरमाइएगा, अख्तर जान मेंगल साहब का जो रेजिग्नेशन आया और उसके बाद फिर एफ़र्ट हुई, हुकूमत के जो वफूद वो भी गए, अपोजिशन वाले भी गए, इवन एक निजी शादी में स्पीकर साहब ने भी उनसे मिलने की रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने मुलाकातें तो सबसे की और आखिर में एक ट्वीट किया, अलविदा पार्लियामेंट। और उस अलविदा पार्लियामेंट की गूंज मैं समझता हूँ विफाक में बहुत ज़्यादा है। क्यों इस हद तक मेंगल साहब पहुँचे? सर देखें, पहली बात तो ये है, आप मुझे बताएं कि पार्लियामेंट का मकसद क्या होता है किसी भी जमहूरी मुल्क में या जमहूरी सोसाइटी में, और बिलखुसूस पाकिस्तान जैसे वफाकी जिसको हम वहदत हैं जिसमें शामिल हैं 4 के करीब, तो इन ऐसे ममालिक में पार्लियामेंट की अहमियत जो होती है वो ये है कि वो तनाज़ात को, कौमी मुश्किलात को, बिलखुसूस जो सूबे हैं अपने आप को मार्जिनलाइज या महकूम और महरूम समझते हैं, तो इस पार्लियामेंट का काम यही होता है कि उनके मसाइल पर बातचीत करे और मसले का कोई दूरअंदेशी की बुनियाद पर कोई हल निकाले। वैसे कि जो हम सालाना कोई 1.5 से 2 अरब 2.5 अरब रुपए इस पार्लियामेंट के, इस कौमी असम्बली के इजलासों पर खर्च होता है, तो ये किसका मकसद तो सिर्फ ये कोई डिबेटिंग सोसाइटी तो नहीं है, या हम यहाँ पे आके हाज़रियाँ लगाएं, दोस्तियाँ बनाएं, कुछ दिन इस्लामाबाद में आराम करें। तो सरदार अख्तर मेंगल साहब एक जिम्मेदार शख्स हैं। बलूचिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं वो इंतहाई गंभीर हैं। तकरीबन हर घर से, हर इलाके से, हर गाँवों से लोग तकलीफ और मुश्किलात का शिकार हैं, और ये तकलीफ और मुश्किलात इंसानी हकूक से भी मुतल्लिक हैं, लापता अफराद से मुतल्लिक हैं, चेक पोस्टों से मुतल्लिक हैं, अमन व अमान से मुतल्लिक हैं, बेरोज़गारी से मुतल्लिक हैं, उनके वसाइल पर उनके इख्तियार से मुतल्लिक है। तो ये बहुत ही बलूचिस्तान के जो मामलात हैं वो गंभीर हैं,
और वो जो बारहा उन्होंने भी कोशिश की, हमने भी कोशिश की, हम जितने अरसे रहे पार्लियामेंट में, कि बलूचिस्तान के मसले को संजीदगी से लिया जाए और बलूचिस्तान के साथ जो वादे, जो अहद व पैमान तारीखी तौर पर हमने गुज़िश्ता 1947-48 के बाद से किए गए हैं, उनमें से किसी पर अमल दरामद नहीं होता। और फिर जब इन तमाम वादे और अहद व पैमान का कम्बिनेशन एक कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में, एक आइन की शक्ल में जब सामने आता है, वो कि उस आइन में हमें बहुत सी चीज़ें कमी कोताहियाँ हैं, लेकिन जो चीज़ें मौजूद हैं उस पर भी अमल दरामद नहीं होता। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, आप मुझे बताएं, अभी कल परसों रात के अंधेरे में एक फाइल 2 आदमी लेके लोगों का दरवाजा खटखटाते रहे और उस फाइल पे दस्तखत लिया, वो है एंटी टेररिज्म एक्ट जो है पाकिस्तान का, उसमें तरमीम बिलखुसूस बलूचिस्तान के मुताबिक। उसमें ये है कि जनाब वाला किसी भी शख्स को बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी जो है अदालती मुदाखलत के या कानून और आइन की जो है वो पर अमल दरामद किए बगैर उसको 3 महीने तक जो है आप जो है कैद रख सकते हैं। ये आपके आइन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं, आर्टिकल 8 और 9 से जो शुरू होता है, आर्टिकल 28 तक, ये 20 और 21 के करीब आइन की शिकें हैं। ये तो इसीलिए डाली गई थी कि आप किसी को टार्चर नहीं करेंगे, आप किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इनको जो मुतासर नहीं करेंगे। ये जो अमेंडमेंट हुआ है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बुनियादी हकूक हैं, उसका जो बेस है, ये सबको जो है मुतासर करता है। जब एक वफाक में, ये तो पार्लियामेंट में जाना चाहिए था अगर आपने अमेंडमेंट भी करनी, तो आप मुझे बताएं अख्तर मेंगल के लिए क्या रह जाता है? ये पार्लियामेंटेरियन के लिए बेअदबी, माफ, मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, शर्म का मुकाम है कि अगर पार्लियामेंटेरियन खामोश रहें और वो ये इस तरह कोई 2 आदमी लेके रात के अंधेरे में लोगों से बाय सर्कुलेशन, कैबिनेट का इजलास भी नहीं हुआ है, बाय सर्कुलेशन दरवाजे खटखटा के नींद से उठा के दस्तखत किए गए। तो बलूचिस्तान को अगर इस तरह नौआबादियाती तर्ज पर आप डील करना शुरू करेंगे, तो जो हमारी नस्लें हैं, हमारे नौजवान हैं, हमारे लोगों में और भी ज्यादा मायूसी, मैरूनी और वफाक से जो है दूरियां बढ़े। सर, लेकिन मामला ये है कि अगर वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, वहाँ पे मासूम शहरी मारे जाते हैं, दूसरे सूबे के लोग मारे जाते हैं, और उसमें जो दहशतगर्द हैं वो बैरूनी अनासिर हों या अंदरूनी अनासिर हों, सहूलतकार बैरूनी हों या अंदरूनी हों, उनको हैंडल करने के लिए कोई ना कोई तो मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा। तो अगर ये सारा मैकेनिज़्म इस तरीके से हैंडल ना करे मरकज़, तो फिर उसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या हो सकता है? तो देखिए, बलूचिस्तान कोई वैश्यों का वतन नहीं है। बलूचिस्तान इज नॉट अ बारबेरियन सोसाइटी। बलूचिस्तान बहुत ही पुरअमन खित्ता रहा है, मेहमान नवाज खित्ता रहा है। बलूचिस्तान के लोगों ने तमाम मामलात में, चाहे मोहम्मद अली जिन्ना को सोने और चांदी में तोलने और उसके बाद पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल मूवमेंट को सपोर्ट करने के वाले, ये बलोच पहले आपने कभी भी इस तरह के हालात नहीं सुने थे। जब बलूचिस्तान के अंदर मामलात, नाराजगियां, तकलीफ और मुश्किलात बढ़ी, तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर इस्लामाबाद में आज से 20 साल कबल कुछ संजीदा लोग बैठे होते तो वो कहते कि हमारे भाई हैं, कुछ ज्यादतियां हमसे हुई हैं, हमने इनका तेल, इनका गैस, इनको बिजली नहीं दी, पानी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, सनतें नहीं दी, सड़कें नहीं दी, हमने इनको हमेशा आबादी की बुनियाद पर चंद इंसान समझकर 2-4 रुपए भेज देते हैं। ये चीजें जो है करने की बजाय उनको वफाकी वहदत का हिस्सा समझते। तो आज बलूचिस्तान में किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं थी, और फिर नाराजगी के पीछे जब कुछ बहुत ही इंतहा दर्जे की नाराजगी होती है, इन ऐसे पुरतशद्दुद वाक़यात की बलूचिस्तान में अक्सरियत ने मुखालफत की है। हमने अक्सरियत ने बलूचिस्तान के अंदर इसकी मजम्मत की है, लेकिन क्या ऐसे मजम्मत और मुखालफत करने के बावजूद भी आप मुझे बताएं, फिर आप बलूचिस्तान के मसले को प्यार और मोहब्बत से डील करने की बजाय क्यों बलूचिस्तान के मसले को बारहा आप डंडे से डील करना चाहेंगे? तो जहाँ पे वायलेंस होगा, फिर वो वायलेंस वाली सोसाइटी डेवलप करेंगे। सर, लेकिन हमें सोचना चाहिए। सर, आपने कहा 20 साल से अगर पहले कोई संजीदा लोग होते, अगर 20 साल का अहाता किया जाए तो कमोबेश तमाम सियासी जमातें मरकज़ में हुकूमत में रहीं। अब पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत भी है, बलूचिस्तान की हुकूमत भी है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी वो रहे, और माजी में उनकी मरकज़ में हुकूमत भी रही। तो आप क्या समझते हैं कि तमाम सियासी जमातों के अकाबरीन जो हैं वो इस जुर्म में शरीक हैं कि वो बलूचिस्तान में माहौल और हालात बेहतर नहीं कर सके? बदबख्ती पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात नहीं है। अब मैंने तो इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, मैंने कहा है ये रेंटा पार्टी हैं। ये जब भी मुक्तदरा कोर एस्टेब्लिशमेंट को असब ज़रूरत जब ज़रूरत पड़ती है, इनको से अपने लोग इनके अंदर भिजवा के, भेज के इनके हुकूमत और हुक्मरानी इनके हाथ में दे दिया जाता है। सियासी जमात की अगर आप तारीफ
सियासी जमात का जो है अगर फलसफा सियासी जमात की दूरंदेशी और दूरबीनी अगर आप देखें, इनमें से किसी जमात में भी नहीं है। आई विश कि ये होता। अगर ये बात होती तो 2013 में जब सीपैक के प्रोजेक्ट्स आ रहे थे तो वजीर आजम नवाज शरीफ और उसकी तमाम मुस्लिम लीग को चाहिए था कि पाकिस्तान के उन दूरअफ्तादा इलाकों में जो महरूमी, गुर्बत, पसमानदगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से महरूम है, उन इलाकों पे तवज्जो दी जाती। तो आप भी अभी भी देखें सीपैक के तमाम तर पैसे जो 27 अरब डॉलर अगर इस वक्त हुए हैं, हम तो कहते हैं ज्यादा किए लेकिन वो नहीं मान रहे, तो ये 30 अरब डॉलर के करीब पर्ची आप मुझे बताएं। आप फाटा से लेके बलूचिस्तान में जो महरूम इलाके हैं वहां पर मुझे 1 रुपया तरक्याती अमल दिखाएं। इसके अलावा रोजगार की मद में, तालीम की मद में, इंसाफ की मद में, एनएफसी की मद में, तो जो सियासी जमातें चाहे वो पीपल्स पार्टी की शक्ल में है, वो मुस्लिम लीग की शक्ल में है, वो पाकिस्तान का विजन नहीं रखते, ना वो पाकिस्तान की तरक्की और तामीर का विजन रखते हैं। वो पार्टी डेवलपमेंट से मुराद ये है कि पार्टी के मफादात को देखते हुए पार्टी के लिए पैसे, पार्टी के लिए अखराजात, पार्टी के लिए नाम, पार्टी के लिए ये शायद उनका डेवलपमेंट। पाकिस्तान में अगर आज तक कोई सियासी पार्टी इन किरदार अदा करता, पाकिस्तान इस नैज पे नहीं पहुंचता। दुनिया के अंदर किसी भी इंडिकेटर्स को उठा के देख लें, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के मुतल्लिक हो, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के मुतल्लिक हो, फ्रेजाइल स्टेट से मुतल्लिक हो, एजुकेशन की स्पेंडिंग से मुतल्लिक हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, पाकिस्तान का मयार दुनिया के बनाना रिपब्लिक से भी पीछे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपकी जमात के बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली में कितने अरकान असम्बली हैं और इस वक्त मौजूदा सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कितने मेंबरान हैं, और क्या वो भी मुस्तकबिल करीब में अख्तर मेंगल साहब की रविश को इख्तियार करते हुए मुस्ताफ़ी हो सकते हैं? तब देखें, ये जो 2024 में फरवरी में इंतखाबात हुए, आपको भी इल्म है, बल्कि पूरे पाकिस्तान को भी, इस वक्त पाकिस्तान की तारीख, बल्कि इस खित्ते की तारीख, दुनिया की तारीख के सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे वो लेस लेजिटिमेट, जायजियत से महरूम इंतखाबात हुए। इस वक्त इसकी तकरीबन 40 से 50% नशिस्तें जो हैं वो मुख्तलिफ अदालतों में इन पे केसेस लगे हुए हैं। 30% के करीब ये कौमी असम्बली इस वक्त मुकम्मल नहीं है। तो मैं नहीं समझता हूँ असम्बलियों की इतनी अहमियत है। हमारी तो सारी सीटें वो फॉर्म 45 और 47 की नज़र कर दी गई। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम इस्लामाबाद वालों को हमेशा अब अखबार और सच बात के जरिए से मामला को समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये पार्लियामेंट जो असम्बलियाँ हैं, इस वक्त सूबाई असम्बली में हमारा 1 है, सेनेट में हमारे 2 मेंबरान हैं। इनके मुस्तकबिल से हवाले से फैसला 13 सितंबर को जो है वो पार्टी की मीटिंग है, इंशाल्लाह उसमें तय किया जाएगा कि आया हमारे ये मौजूदा पार्लियामेंटेरियन रहेंगे या जो सरदार अख्तर मेंगल साहब का एहतजाजी इस्तीफा है उसकी कंटिन्यूएशन में भी इनको इस्तीफा। ये पार्टी का फैसला होगा और मेरे ख्याल में पार्टी के दोस्त इसके बेहतर फैसला कर सकते हैं। सर, ये फरमाइएगा कि अख्तर मेंगल साहब को मनाने के लिए, उनके इस्तीफे की खबर मैंने जैसा आपको पहले कही कि विफाक में उसकी बहुत गूंज है, मनाने के लिए क्या इक़दामात फेडरल हुकूमत करे, हमारे पॉलिटिकल अकाबरीन करें कि मेंगल साहब जो है वो अपना इस्तीफ़ा वापस लें और असम्बली में रहें, क्योंकि उनके असम्बली में होना जो है वो एक बड़ा अच्छा साइन है, उससे बेहतर तरीके से वो बात कर सकते हैं, चीज़ें आगे लेके जा सकते हैं। कोई ऐसा हल, कोई ऐसी चीज़ जिससे उनका इस्तीफ़ा वापस हो सके? देखें, उनका इस्तीफा वापस हो या ना हो, मेरे ख्याल में लेट्स टॉक कि अख्तर मेंगल साहब की नाराजगी और बलूचों की नाराजगियों को हमने कैसे दूर करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अख्तर मेंगल साहब अगर कौमी असम्बली में नहीं आए तो किसी और फोरम में भी आके फेडरेशन में अगर बैठ जाएंगे तो वो सबके लिए इज्जत का और शरफ का बायस होगा कि जी ये फेडरेशन के अंदर हम एक दूसरे के करीब तो हैं। अब वाकई अख्तर मेंगल के इस्तीफे ने वफाक और बलूचिस्तान के माबैन एक जो सिम्बॉलिक जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको और मजीद बढ़ा दिया। रही बात सरदार अख्तर मेंगल कैसे खुश होंगे या सरदार अख्तर मेंगल को कैसे राजी किया जा सकता है, या बलूचिस्तान में आम आदमी जो उर्दू नहीं बोल सकता, जो अंग्रेजी नहीं बोल सकता, उसको आप कैसे राजी करेंगे? वो पाकिस्तान की वफाक को अपनी पॉलिसियों के जरिए से उसको खुश करना होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 दिन पहले आप रात के अंधेरे में फिर बलूचिस्तान से मुतल्लिक कॉलोनियल पॉलिसीज बनाते हैं, जिनको लोग कॉलोनियल पॉलिसीज कहते हैं, नौआबादियती पॉलिसीज कहते हैं। पूरे पाकिस्तान में कानून मुख्तलिफ है, आईन मुख्तलिफ है और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ है। बलूचिस्तान में तनाज़ा है, बलूचिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत मखदूश है, बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत ही गैर मुअस्सर, बल्कि मैं कहता हूँ कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, करप्शन बहुत हाई है, लोग महरूमियों का शिकार है। तो इसका हल ये नहीं है कि आप यहाँ से लोगों को और भी उठाएं 3-3 महीने, किसी को बताएं नहीं कि जी मैंने उसको कहाँ पे रखा है। इसका हल ये है कि हमने कहा है लेट्स हैव अ नेशनल कमीशन, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएं। 6 से 7 के करीब अहम नुकात सरदार अख्तर मेंगल साहब ने, हमने
2012 से लेकर अब तक पेश किए हैं, सुप्रीम कोर्ट में पेश किए हैं, पार्लियामेंट में पेश किए हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत के वक्त पेश किए थे, PDM-1 की जो हुकूमत थी उसमें पेश किए थे, वो यही है कि लापता अफराद को रिलीज किया जाए। जो यहाँ पर मिलिटराइजेशन है, जो सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज है, वो होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बलोचिस्तान के लोगों को एक ऐसा फोरम फराहम करें जिसपे ट्रस्ट हो लोगों का, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन के हवाले से आए, बैठे कि आपने आपको क्या दिया है, आप हमसे क्या ले गए हैं, हमारे साथ क्या ज्यादती हुई है, आपने क्या ज्यादतियां की हैं, तो कोई कम से कम एक सेंसिबल सी डिस्कशन और डिबेट हो। तो ग्रेजुअली एक दिन की नाराजगी नहीं है, एक दिन में खुशी भी नहीं होगी, लेकिन इस्लामाबाद की जानिब से अभी तक एक जर्रा बराबर भी पहल नहीं हुआ है बलूचिस्तान के मामलात को संजीदगी से हल करने के बाद। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, बलूचिस्तान की हुकूमत की आपने बात की कि वहाँ पे करप्शन है, वहाँ पे चीज़ें हैं, तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जरदारी साहब खुद प्रेसिडेंसी में बैठे हुए हैं, वो बलूचिस्तान के ऊपर बड़ा उनका फोकस है, बड़ा कंसर्न है। तो आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा वज़ीर आला साहब हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे कि बलूचिस्तान के हालात बेहतर हों? और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला या स्पीकर या गवर्नर किसी शख्सियत ने आप लोगों से रब्ता किया कि अख्तर मेंगल साहब को किसी प्लेटफॉर्म पे बिठाया जाए, आपकी जमात को किसी प्लेटफॉर्म पे बिठाया जाए और मामलात का कोई हल निकाला जाए? देखिए, बलूचिस्तान में इस वक्त जो लोग हुक्मरानी पर फाइज हैं या जो मेरे ख्याल में उनकी ख्वाहिश यही है कि बलूचिस्तान जलता रहे, बलूचिस्तान में ये तनाज़ा इसी तरह बरकरार रहे। अच्छा। क्योंकि इस तनाज़े के बहुत से बेनिफिशरीज हैं, वो क्या कहते हैं, इससे फायदा ले रहे हैं। जब बलूचिस्तान में जेन्युइन पॉलिटिकली सेंसिबल पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर कामयाब नहीं होते हैं, तो ऐसे लोग जिनकी कभी कभी सोसाइटी के अंदर, कोई माशरे के अंदर कोई सियासी उनका किरदार नहीं रहा है, इनफरादी किसी के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहूँगा, ऐसे लोगों को आप हुक्मरानी पे फाइज कर सकते हो, नहीं कर सकते। बलूचिस्तान बहुत कम्प्लेक्स सोसाइटी है, यहाँ पे लेजिटिमेसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अशखास और अफराद का वजन, उनकी हैसियत, उनका इखलाक, उनका किरदार, उनकी तारीख, उनके ये सारी चीजें बलूचिस्तान में मैटर करती हैं। इस वक्त जो हुकूमत है उसकी तो मैं कहता हूँ 3 से 4 किलोमीटर रेडियस से बाहर उसका कोई असर और रसूख नहीं है। जो वजीर आला सेक्रेटेरिएट के सामने जो हमारा सिविल सेक्रेटेरिएट है, वो भी सुबह 10 बजे से लेकर हड़ताल होता है, वहाँ 4 बजे तक बंद है। बलूचिस्तान में अमन नाम कोई हुकूमत नाम की चीज नहीं है। करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। ये सारे पैसे जो हैं, जिस तरह की हुकूमतें लाई जाती हैं, और पर्टिकुलरली आपको पता है, मेरे ख्याल में इस पे हम क्या बात करें कि बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए, ये तकरीबन सीटें जो हैं ये ऑक्शन हुई, ये नीलामी के तहत लोगों ने खरीदी है। तो नीलामी में आने वाली हुकूमतें वो अवाम के मसाइल पर, वफाकी महकमों के मसाइल पर, आहीन के तहत इन शहरियों के हकूक के हवाले से उनके कोई कंसर्न्स नहीं होते। रही बात पीपल्स पार्टी की, वफाक में आसिफ जरदारी साहब, देखिए आसिफ जरदारी साहब भी इस वक्त पाकिस्तान में, आप मुझे बताएं कौन सी सियासी जमात है, मैंने पहले कहा कि उतना विजनरी है, इतना बहुत ताकतवर है कि वो एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करके जो है अलग से कोई पॉलिसी बनाए। तो बलूचिस्तान एक्सटेंडेड जो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है उसके मातहत है। आसिफ जरदारी साहब कुछ नहीं कर सकते, मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब कुछ नहीं कर सकते, पार्लियामेंट नहीं कर सकते। तो जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट के दिल में रहम और करम आया बलूचिस्तान के हवाले से, शायद मामला आगे बेहतरी की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर सनाउल्लाह बलोच साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, बलूचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर सेनेटर सनाउल्लाह बलोच साहब ने खुल के गुफ्तगू की। मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के अमन के लिए हमें एक चार्टर्ड ऑफ बलूचिस्तान भी करना चाहिए और जरदारी साहब को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। नाज़रीन, एक ब्रेक से वापस आएंगे, नए मेहमान और नए टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर, ये ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ की हम बाज़ गश्त तो सुनते रहे हैं, अब इसराइल के एक पेपर में जिसमें कोई भी मजमून इसराइली हुकूमत की परमिशन के बगैर नहीं शाया होता, एक आर्टिकल आता है और उसमें यह कहा जाता है कि पाकिस्तान की सियासत में बानी तहरीक इंसाफ एक ऐसी शख्सियत है जो पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात का आज सरनौ जायज़ा ले सकते हैं। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हकीकत है कि इमरान खान के जो इन-लॉज हैं वो ये ज्यूज थे, उनके साबिक इन-लॉज, उनकी वाइफ भी ये गोल्डस्मिथ सैक, और ये बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं लंदन में। और ये भी हकीकत है कि जब गोल्डस्मिथ सैक जो है वो चल रहा था लंदन मेयर के लिए, तो उनके लिए भी उस वक्त मुझे याद है इमरान खान ने उनके लिए लॉबिंग की थी। लेकिन जहाँ तक इसराइल से ताल्लुक के लिए को हालात और इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान को हालात को रिव्यू करने का जो मामला है,
मुझे यहाँ तक याद पड़ता है पाकिस्तान की जो स्टेटेड नेशनल पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है कि जब तक फलस्तीनियों का मसला हल नहीं होगा उस वक्त तक पाकिस्तान बिल्कुल इसराइल के साथ कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा ताल्लुकात में, या कोई उसको आगे लेके नहीं जाएगा। वो अलग बात है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में खुर्शीद कसूरी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो वो गए थे और उन्होंने इसराइल की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की थी वाया टर्की ने फैसिलिटेट किया था। तो मैं ये कहता हूँ कि एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान है, वो भी पहले कहते रहे कि जी इमरान खान एक यहूदी एजेंट है, उनका एजेंट है। फिर एक तरफ एक लॉबी ये भी कह रही है कि जी वो तो ओसामा बिन लादेन के साथ उसके ताल्लुकात थे और जनाब ये तालिबान का। तो आजकल ये इस तरह के बड़े नैरेटिव आ रहे हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, अगर ऑपरेशन गोल्डस्मिथ की बात करें, एक तरफ चांसलर का इलेक्शन बरतानिया में कंटेस्ट करवाया जा रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, फिर ये आर्टिकल का सामने आना, इससे ये शायबा तो जाता है कि जो सहूनी लॉबीज़ हैं वो इतनी एक्टिव हो गई हैं कि बानी तहरीक इंसाफ को रिहा भी करवाना चाहती हैं और पाकिस्तान की सियासत पे मुसल्लत भी करना चाहती हैं। इसको कैसे रोका जाएगा? अच्छा, ये यहाँ पे मैं पार्शियली आपसे एग्री करूंगा, क्योंकि चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए बिल्कुल मैं इस चीज को रूल आउट नहीं करता हूँ कि गोल्डस्मिथ, ऑपरेशन गोल्डस्मिथ, इनके जो इन-लॉज हैं साबिक, बिल्कुल वो एक फैक्टर हो सकते हैं और शायद हो भी रहे हो इस वक्त कि किसी तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलरशिप के लिए इनके मामले को इन्फ्लुएंस किया जाए। बिल्कुल मैं उसको रूल आउट नहीं करता हूँ। मैं ये भी इसको रूल आउट नहीं करता हूँ कि यही जो लॉबी है वो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रही है एट इंटरनेशनल लेवल कि किसी तरह हुकूमत पाकिस्तान को इनडायरेक्टली किसी के थ्रू प्रेशराइज किया जाए, किसी और मुल्क के थ्रू प्रेशराइज किया जाए कि जनाब बानी पीटीआई जो है इनकी कोई सहूलतकारी हो, इनके हालात जो है मामलात ये केसेस में या जेल में उनको बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। मैं इसको रूल आउट नहीं करता हूँ क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ये लॉबिंग और ये तमाम चीजें होती हैं। अगर आपको याद हो जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, अटक जेल में थे, मैं जनरल मुशर्रफ के दौर की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त सऊदी लॉबी, उस वक्त लेबनान के हरीरी साहब और ये यूएई वाले, इन लोगों ने बड़ा लॉबी किया था नवाज शरीफ साहब को कि उनको रिहाई मिले जेल से। और फिर एक दिन आपने देखा कि सुबह एकदम पता लगता है कि पूरा खानदान 90 सूट केसेस लेके सऊदी अरब रवाना हो गया, क्योंकि एक डील हुई थी बिहाइंड द सीन जनरल मुशर्रफ और इंटरनेशनल लॉबी। तो इंटरनेशनल लॉबी बिल्कुल पाकिस्तान में बिल्कुल मैं समझता हूँ, क्योंकि कोशिश होती है कि वो अपना मामलात में इंटरफीयर करें। हालांकि हमें बिल्कुल एज ए नेशनल पॉलिसी कोई इंटरनेशनल लॉबी की अपना इंटरफेरेंस इन आवर इंटरनल अफेयर वो बिल्कुल काबिल कबूल जो है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल वो लोग करते हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।